इमेजिन करो कि आप आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट में एंटर कर रहे हो कॉन्फिडेंट होके और प्रिपेयर होके, और आपको वही स्कोर मिलने वाला है जो आपको चाहिए। इमेजिन करो कि आप स्पीकिंग टेस्ट सेंटर से बाहर आ रहे हो और आपको वही स्कोर मिला है जो आप डिज़र्व करते हो। थोड़ा सा इम्पॉसिबल साउंड कर रहा है ना, बट ये पॉसिबल है। कैसे? मुझे ये पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करा है जो स्ट्रगल करते हैं बैंड 5 और 6 पे, और उनको बैंड मिल जाता है 7 और 8। सो आप रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं हमारी ऐप में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक जर्नी पे ले जाने वाली हूँ जिसमें आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या करते हैं बैंड 5 और 6 वाले स्टूडेंट्स और बैंड 7 एंड 8 वाले स्टूडेंट्स। क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी डिफरेंट चीज़ें वो करते हैं, बट वो डिफरेंट चीज़ें बहुत ही ईजी और सिंपल टू लर्न होती है। सो आप डिस्कवर कर पाओगे वो हिडन ट्रैप्स को, वो कॉमन मिस्टेक्स को जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, और लर्न कर पाओगे इस वीडियो के थ्रू उन की स्ट्रैटेजीज़ को जिससे आपका स्कोर स्काई रॉकेटेड होने वाला है। सो अगर आप रेडी हो, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड till the end. बैंड 5, 6 और बैंड 7 to 9। अब स्पीकिंग टेस्ट में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, तो मैंने डिवाइड करा है इस पेज को 3 में। सो आज हम कंपेयर करने वाले हैं कि बैंड 5 और 6 वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या डिफरेंट करते हैं बैंड 8 और 9 वाले में से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से पहले। ये एक आपकी अपॉर्चुनिटी है पार्ट 1, जिसमें आप फर्स्ट इम्प्रेशन डाल सकते हो एग्जामिनर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अलाउ किया जाता है कि आप रिलैक्स करो टेस्ट में, राइट। सो अगर आप टेस्ट के पार्ट 1 में अगर आप रिलैक्सड हो तो आप मोर रिलैक्सड हो जाते हो थ्रू आउट द टेस्ट, मतलब एंड ऑफ द टेस्ट तक भी। सो 3 चीज़ें जो बैंड 5 to 6 वाले स्टूडेंट्स करते हैं डिफरेंट फ्रॉम बैंड 7 to 9 वाले पे, देखते हैं हम कैसे। 2 स्टूडेंट्स जो आंसर करने वाले हैं सेम क्वेश्चन को पार्ट 1 में। मैं चाहती हूँ कि आप उसे पढ़ो, सुनो, देखो और कंपेयर करो कि बैंड 5 और 6 लेवल वाले स्टूडेंट कैसे आंसर देते हैं और बैंड 7 to 9 वाले कैसे आंसर देते हैं, राइट। कैसे वो इम्प्रेसिव साउंड करते हैं, क्या उनका बेटर एक्सेंट है, फैंसियर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं कुछ वर्ड्स को, क्या चीज़ कर रहे हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सो क्वेश्चन क्या है पार्ट 1 का, वेयर आर यू फ्रॉम। आई ग्रू अप इन दुबई। ये स्टूडेंट 1 का आंसर है। आई ग्रू अप इन दुबई एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट populated countries in the GCC. People come here to visit for tourism, and it's actually a good spot for uh, to visit the largest tower. It's called Burj Khalifa. Second student, where are you from? I am from India. To be specific, I am born and raised in Delhi, and my mom is from Bombay and my dad is from Kerala. But I have grown up my entire life here in Delhi, and I went to school here, went to university. दो स्टूडेंट्स दोनों ने अपना अपना आंसर दिया पार्ट 1 का। अब क्या था इस आंसर में, एनालाइज करके देखो इसे। फर्स्ट स्टूडेंट, उसने क्या किया। अब एग्जामिनर्स बहुत ट्रेंड होते हैं स्पॉट करने के लिए। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन वर्स्ट है तो आपको 0 स्कोर मिलने वाला है। अब उसमें एक मेमोराइज्ड आंसर था, आपको मेमोराइज आंसर नहीं देना। फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या करा, एक मेमोराइज आंसर दिया है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आइल्स का टेस्ट आपका मेमोराइजेशन का टेस्ट नहीं है, ये आपकी एबिलिटी का टेस्ट है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो इंग्लिश में। आपको मेमोराइज नहीं करना बंच ऑफ सेंटेंसेस को और उनको रिपीट नहीं करना एग्जामिनर के सामने, ये चीटिंग कंसिडर किया जाता है। अगर आपको इंग्लिश बोलने आती है, यू आर ट्राइंग टू स्पीक, सो आपको मेमोराइज करने की नीड ही नहीं है। इससे आपका स्कोर लो हो जाता है, जो कि एक तरीके से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपका साउंड वर्स करोगे आप साउंड, राइट। तो मेमोराइज आंसर आपको नहीं देना। लिसन टू दिस, अब ये वाला देखते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम।
I come from India. India is very populated country. It's the most populated country in the world right now, and we have lots of culture, lots of traditions, and we have many different languages, and we also have different religions, and we also celebrate them very much. अब आपने नोटिस करा क्या पहला प्रॉब्लम था इसमें? अब आप इमेजिन करो कि आप अपने स्कूल के डेज में हो, जब आप चाइल्ड हो, ठीक है, उन लेसन्स पे जाओ जहाँ पे टीचर आपको बोलता था या बाकी स्टूडेंट्स को बोलते थे कि रीड करो इसको बुक में से। तो आपको कैसा फील होता था जब आप रीड करते हुए बोलते हो? क्या आप फ्लुएंट साउंड करते थे या नहीं करते थे फ्लुएंट साउंड? सो यही एग्जैक्टली होता है जब आप आंसर को पढ़ते हो या लर्न करते हो और आप उसे मेमोराइज करके फिर बोलते हो, तो आप एक रोबोट साउंड करते हो। तो जब भी आपने कोई आंसर लर्न कर रखा है, मेमोराइज कर रखा है, आप उसे बोल रहे हो, तो आप एक रोबोट साउंड करोगे। दैट मीन्स आप क्या हो जाओगे? रोबोटिक। सो बैंड 5 और 6 वाले स्टूडेंट्स वो या तो आंसर्स को मेमोराइज करते हैं या फिर वो क्या लगते हैं, उसे बोलने से रोबोटिक लगते हैं। बट डोंट वरी, इसको फिक्स करने का एक ईजी तरीका है, आपको मैं कुछ सेकंड्स में बताने वाली हूँ। बट क्या आपने एक और इशू यहाँ पे देखा कि कौन सा वो इशू है? सो थर्ड इशू इज कि अब आपको जब आंसर दिया बैंड 5 और 6 वाले ने, इमेजिन करो कि आप, देर आर 2 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। अब हमें अपने होम टाउन के बारे में बताना है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट योर होम टाउन। अब बैंड 8 वाला स्टूडेंट क्या कहता है? बैंड स्टूडेंट ए जो है हमारा, वो क्या कहता है? स्टूडेंट ए बता रहा है हिस्ट्री के बारे में, होम टाउन की हिस्ट्री क्या है, कल्चर के बारे में बता रहा है, फेमस थिंग्स के बारे में बता रहा है, फूड, वेदर, नाइट लाइफ कैसी है, एंड सो ऑन, ये सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन हमारा है टेल मी अबाउट योर होम टाउन, और स्टूडेंट ए ने ये सारी चीज़ें बता दी है, हिस्ट्री भी बता दी, कल्चर भी बता दिया, फेमस थिंग्स, फूड, अपने होम टाउन की सारी चीज़ें बता दी। बट स्टूडेंट बी, उसने क्या करा? डायरेक्टली आंसर करा क्वेश्चन को। तो आपको ऑफ द टॉपिक भी नहीं जाना इसमें। अगर आप ऑफ द टॉपिक जाओगे, आपको कभी भी स्कोर इंक्रीज नहीं मिलेगा, आप बैंड 5 और 6 पे ही स्टक रहोगे। सो बैंड 5 और 6 वाले स्टूडेंट्स वो ऑफ टॉपिक चले जाते हैं। सो आप लोग कंप्लेन करते हो कि एग्जामिनर आपको बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, सेंटेंस बीच में से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एग्जामिनर रूड है पार्ट 1 में, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। बट 12 डिफरेंट क्वेश्चन, 10 to 12 डिफरेंट क्वेश्चन उन्हें पूछने, और वो आपसे पूछेंगे ही पार्ट 1 में। और अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेमोराइज आंसर दोगे तो वो आपको स्टॉप करेंगे मिडल ऑफ द सेंटेंस में। एग्जामिनर को आपसे रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछने, तो वो आपसे पूछेंगे। बट अगर आप रोबोटिक साउंड करोगे, आप और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओगे, राइट? तो आपके लिए टेरेबल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर्स भी नहीं देने, बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स भी नहीं देने। सो बैंड 5 और 6 वाले स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है कि वो मेमोराइज आंसर देते हैं, रोबोटिक साउंड करते हैं और ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं। अब बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं? क्या स्ट्रैटेजीज हैं बैंड 7-9 स्टूडेंट्स की? बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं पार्ट 1 के लिए, जो मैंने डिस्कवर करी है जब मैं पढ़ाती थी ऑफलाइन क्लासेस में। तब जब भी मेरी क्लासेस होती थी स्टार्ट, तो उससे 10-15 मिनट पहले मैं क्या करती थी, अपने स्टूडेंट से बात करती थी कि उन्होंने वीकेंड में क्या करा, कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करा, वेदर कैसा था, नॉर्मल चिटचाट वाले क्वेश्चन, राइट? और या फिर फ्रेंड्स से बात करी उन्होंने, कलीग से या अपने टीचर से। सो 10-15 मिनट का वो जो एक इंट्रो पार्ट होता है ना क्लास स्टार्ट होने से पहले, वो हम लोग करते थे। सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो मुझे बैंड 9 के आंसर्स देते थे क्लास स्टार्ट होने से पहले। बट जैसे ही क्लास स्टार्ट होती थी, कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता था कि मुझे एक आधा स्टूडेंट ऐसा मिल जाता था जो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होता था और बैंड 9 के लेवल पे होता था। सो हम मॉक करते थे काइंड ऑफ 1-on-1 स्पीकिंग टेस्ट का। सो जिसमें वो क्या करते थे, बैंड 9 से लेके कुछ अपने वीकेंड के बारे में बताते थे कि हम यहाँ गए, हमने ये वाला फूड खाया, हमने ये किया,
बट जैसे ही हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते थे ना कि अब हमें बैंड मतलब आइल्स का स्पीकिंग का मॉक टेस्ट करना है, तब वो स्कोर 9 से 6 पे आ जाता था, क्योंकि उन्हें पता लग जाता था कि अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है. सो आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन रखनी है, ये इमेजिन नहीं करना कि आपका टेस्ट चल रहा है, राइट. सो पूरी क्लास का, एंटायर क्लास का स्पीकिंग स्कोर इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हम उसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में लेकर आते हैं. सो लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप ट्रीट करके चलो कि वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, आपको नेचुरली बात करनी है, राइट. अपने फ्रेंड से, कलीग से. अगर आप उसे एक मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करोगे तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होगी, आपका बैंड 9 से 6 पे आ जाएगा अगर आप उसे एक मॉक टेस्ट मान के चलोगे, राइट. डायरेक्टली आपको ऑन द टॉपिक बात करनी है, ऑफ द टॉपिक नहीं करनी, टेस्ट मोड नहीं मानना. सो जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली आंसर देते थे उस नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले होती थी, वो क्लास स्टार्ट होने के बाद जैसे हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते थे वो सीधा बैंड 6 पे आ जाते थे और वो एक रोबोटिक साउंड करते थे, नेचुरल साउंड नहीं करते थे. सो आप कैसे इसको ओवरकम कर सकते हो? एक सिंपल स्ट्रैटेजी है बैंड 9 स्टूडेंट्स के लिए कि वो नॉर्मल कन्वर्सेशन उसे ट्रीट करे, नेचुरल साउंड करे और डायरेक्टली ऑन टॉपिक बात करे. अब क्वेश्चन देखो पार्ट 1 का. इज योर डेली रूटीन डिफरेंट एट द वीकेंड कंपेयर ड्यूरिंग द वीक? यस, 100%. सो द वीकडेज आर फॉर वर्क, mainly being productive, paying the bills, and the weekends I get to do whatever I want to do. So really treasure and enjoy my weekends. Do you prefer to read magazines or newspaper? Definitely magazines. Mostly on the topics of fashion or interior design. This is what I really like because I like to see creative sites all from all over the world. I like to see what people are talking about, what's new, what's trending, and I like to learn. Like I have a knowledge of things of like what is this called or what it's called. Because usually when you see pictures you don't usually know what it is called. So when you read a magazine or you get the knowledge, that's where you get to know, oh, this is fabric, is this called, oh, this is decoration, or it's called that. So I think it's very good on information. So what did you spot? सिंपली डायरेक्टली आंसर करना क्वेश्चन को, उसमें डिटेल को ऐड करना. सो डिटेल को आपने एक्सप्लेन करा है एग्जाम्पल के साथ या किसी पर्सनल स्टोरी के साथ, राइट. सो आपको आंसर करना है अपने क्वेश्चन को कैसे? एक्सप्लेनेशन के साथ, पर्सनल स्टोरी के साथ या फिर किसी एग्जाम्पल को ऐड करके, राइट. सपोज करो कि आपसे पूछा जाए कि आप किसी कॉफी शॉप में हो विद अ फ्रेंड. सो आपकी एबिलिटी यहाँ टेस्ट हो रही है, आप नेचुरली बोल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में. इसके लिए आपको कोई भी आंसर्स को लर्न बंच मेमोराइज करने की नीड नहीं है. एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, फैंसी स्ट्रक्चर के लिए आपसे जनरली पूछा जा रहा है कि इफ़ यू वर इन अ कॉफ़ी शॉप विद योर फ्रेंड, तो आप उसको आंसर कर सकते हो. तो एक्सप्लेन करो आंसर को विद द पर्सनल स्टोरी, एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जाम्पल के साथ. क्लियर? पार्ट 1 में आपको बिल्कुल भी रोबोटिक साउंड नहीं करना है, नो ऑफ द टॉपिक आंसर, नो मेमोराइज्ड आंसर. अब पार्ट 2 की बात करते हैं. सो पार्ट 2 ऑफ स्पीकिंग टेस्ट, ये भी मोस्ट फियर्ड पार्ट होता है क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बिकॉज आपको 2 मिनट्स के लिए यहाँ कॉन्टिन्यूसली बात करनी है. यहाँ पे आपको एक क्यू कार्ड मिलता है जैसा कि स्क्रीन पर है. आपसे बोला जाता है अप टू 2 मिनट्स के लिए स्पीक करने के लिए. ये थोड़ा स्कैरी भी हो जाता है बिकॉज कुछ भी आप ऐसे नहीं बोल सकते 2 मिनट के लिए, स्पेशली आपको फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश में बात करनी है. तो सम स्टूडेंट्स कुछ स्ट्रेस भी हो जाते हैं, उनको एग्जामिनर भी कभी कभी स्कैरी लगते हैं कि वो उन्हें देख रहे हैं. बट अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि ये स्कैरी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, अपने स्कोर्स को लो कर देते हैं, राइट. इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि स्टूडेंट्स स्टॉप करें इन चीज़ों को जो कि बैंड 5 और 6 वाले हैं और स्विच करें हमारी स्ट्रैटेजीज पे जो बैंड 7 और 9 वाले करते हैं. उससे उनका स्कोर इंक्रीज होएगा, राइट.
सो पार्ट 2 की तरफ देखते हैं कैसे आप इसमें शाइन कर सकते हो, कैसे आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी स्ट्रेस अपना आंसर. सो see the question on screen. Describe some food or drink that you learn to prepare. What food or drink you learn to prepare, when and where you learn to prepare this, how you learn to prepare this, and explain how you felt about learning to prepare this. ये आपका क्यू का टॉपिक है. अब आंसर बाय द स्टूडेंट. Describe some food or drink that you learn to prepare. I don't really prepare much food or drink because my wife doesn't most of that for me. But what food or drink you learn to prepare? What does a cocktail, a kind, I know how to make a Bloody Mary. When and where you learn to prepare this? I learned to prepare it one morning when I was thirsty. How you learn to prepare it? I just looked up YouTube and explain how you felt about preparing it. I don't know. It quenched my thirst, so to you. So क्या स्पॉट करा, क्या प्रॉब्लम थी इस आंसर में जो मोस्ट स्टूडेंट करते हैं कि वो टॉपिक को देखते हैं और सीधा बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं. बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3, बुलेट पॉइंट 4. बट ये प्रॉब्लम क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुलेट पॉइंट्स, व्हाट द फूड वाज, कॉकटेल, ब्लडी मैरी, देन अपार्ट फ्रॉम व्हाट द थिंग इज, हाउ आई लर्नड अबाउट इट, यूट्यूब से करा, बिग डील था, आई कांट रियली टॉक अबाउट मच, राइट. रिमेंबर, ये आपका स्पीकिंग टेस्ट है फॉर 2 minutes. या बुलेट पॉइंट हैं, बट यू शुड फील कंफर्टेबल जब आप बात कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको फ्लुएंटली बात करनी है. अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है 2 minutes बोलना, एंड ऑफ द मे 20-30 seconds एवरेज स्टूडेंट बोल ही नहीं पाते इसको लेके, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम ये सब चीज़ों के कि आपने आंसर कैसे दिया, यू हैव टू थिंक अबाउट पुअर फ्लुएंसी जो बैंड 5 और 6 करते हैं. रन आउट ऑफ द थिंग्स टू से, उनके पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है. फील्स लाइक यू हैव फेल्ड. सो मैंने बहुत सारे टेस्ट लिए हैं स्टूडेंट्स के. स्टूडेंट्स दे डू वेल इन पार्ट 1. पार्ट 1 बहुत अच्छा जाता है, ऐसा लगता है कि वो बैंड 7 पर आ गए हैं, इसको बैंड 7 मिलने वाला है या 8 मिलने वाला है. देन वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जिससे वो सीधा क्या आ जाते हैं, बैंड 5 और 6 पे, जैसे कि पुअर फ्लुएंसी शो करते हैं उन 2 minute में, और उन टॉपिक्स के बारे में पूरा डिटेल में बात नहीं कर पाते, 2 minutes को कवर ही नहीं कर पाते, राइट. तो अब हम देखते हैं क्या डिफरेंट करते हैं बैंड 7 और 9 वाले स्टूडेंट्स. See this answer. Food that I learned to prepare. I'm pescatarian. I don't eat. But I love, and I have a gluten intolerance, so I can't eat a lot of the Indian food. So this is a little recipe that I learned how to make. This is basically paneer. We call it cottage cheese in English. It's like a spiced tomato base with cottage cheese with paratha roti, but it's made out of ragi flour, which is gluten free and super rich in calcium, and very good for people with diabetes. Although I don't have diabetes, it is very nutritious. Basically together, it's a perfect meal, keeps you full. I love being healthy. I try to be as healthy as I can. Yeah, that's probably my go-to meal in the evening. I don't have to think about, but I have all the ingredients. I don't have to think about how to make it. It's kind of automatic and it's delicious, which is the most important part. It's not compromising on the taste because I can't eat salmon and rice every day. I want to eat something that's more flavorful and nutritious. Sometimes when I'm feeling adventurous, I like to eat it with yogurt, either Greek yogurt or regular yogurt, and add a couple Indian spices into it and mix up to the spiciness of the pan cottage cheese. The texture like a dry, stiffer texture of the ragi roti, and the creaminess and the coolness of the yogurt is match made in heaven.
सो ये आंसर 7 to 9 बैंड स्टूडेंट्स के लिए है कि जो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पे स्टिक नहीं रहते कि आपको फर्स्ट बुलेट पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट या थर्ड बुलेट पॉइंट को करना है, वो मेन टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, फोकस करते हैं कि हमारा मेन टॉपिक क्या है और ऐड करते हैं अदर बुलेट पॉइंट्स को। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो जो बुलेट पॉइंट्स वहाँ लिखे हैं उन पे स्टिक नहीं होना है, राइट आपको मेन टॉपिक पे स्टिक रहना है। हमेशा मेन टॉपिक के बारे में बात करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उन सारे बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करना है। इंस्टेड आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप अनदर मतलब बाकी कोई बुलेट पॉइंट अगर आपको लग रहा है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। मेन टॉपिक से रिलेटेड आपको बोलना है, कंफर्टेबल होके आपको बात करनी है मेन टॉपिक के बारे में। डिस्क्राइब सम फूड और ड्रिंक दैट यू लर्न टू प्रिपेयर, ये आपका मेन टॉपिक है और ये आपके बुलेट पॉइंट्स हैं। तो बुलेट पॉइंट्स एक एक करके बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात करना इज नॉट मैंडेटरी, आप सिर्फ अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करो और बाकी बुलेट पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, राइट तो एक एक पॉइंट पे स्टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोकस करो मेन पॉइंट पे। एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है कि कोई बुलेट पॉइंट ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो, राइट अब इस क्यू कार्ड को देखो, डिस्क्राइब सम टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल ऐप, फोन, सॉफ्टवेयर दैट यू डिसाइडेड टू स्टॉप यूजिंग। अब आप कंफर्टेबल रहो कोई भी बुलेट पॉइंट को बात करते हो, बट थर्ड बुलेट पॉइंट देखो, इसमें आपको फ्यू सेकेंड्स लग सकते हैं। देन फोर्थ वाला बुलेट पॉइंट देखो जिसमें लिखा है कि एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट द डिसीजन यू मेड। अब आपको शायद इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा कि आप क्या बोलो, आप कंफर्टेबल शायद नहीं होगे इसके बारे में बोलने के लिए, राइट सो बट अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ और चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड आप बोल सकते हो जो आपके मेन टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में हो, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। इन दो पॉइंट्स को आप स्किप करके आप अपने अदर बुलेट पॉइंट को ऐड कर सकते हो, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन टॉपिक, कि क्या फील करते हो आप, कुछ पास्ट से रिलेटेड, कुछ फ्यूचर में होने वाला है मेन टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में आप कंफर्टेबल हो आप वो बोलो, राइट अपने आइडियाज़ को यूज़ करो जिससे आप फ्लुएंटली 2 मिनट्स तक बोल पाओ, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, हाउ यू फील, फ्यूचर, स्टोरी, पास्ट। आप इन बुलेट पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हो अपने क्यू कार्ड में। आपको वो जो लिखे हुए क्यू कार्ड के बुलेट पॉइंट्स है वो मैंडेटरी नहीं है बोलना, राइट क्लियर कि आपको पार्ट 2 के लिए कैसे अपने आंसर को प्रिपेयर करना है, कैसे बैंड 5 और 6 वाले स्टूडेंट्स डिफरेंट है फ्रॉम बैंड 7 to 9 वाले में। नाउ लेट्स सी पार्ट 3। अब पार्ट 3 इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर चाहता है कि आप डिटेल में फोकस करो अपने आंसर्स पे, बट फोकस करो उन क्वेश्चंस पे भी और उनको रिस्पॉन्ड भी करो, राइट सो काइंड ऑफ आपसे आपके ओपिनियंस पूछे जाते हैं। सो पार्ट 3 ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है एज कंपेयर टू पार्ट 1, राइट सो देखो इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट इट्स बेटर टू बाय अ प्रॉपर्टी और रेंट अ प्रॉपर्टी? आंसर नो। Should the same regulations apply to online advertising everywhere? It you mean by the regulation? I cannot find the name. How to say it? Let's jump to the another question. So problem क्या है यहाँ पे कि स्टूडेंट क्या यूज कर रहे हैं आंसर के लिए। सो लेट्स सी कैसे बैंड 5 और 6 वाले स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स दिए। नो रिस्पॉन्स, क्योंकि आपने क्या बोला, जंप करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपने आंसर दिया नो। सो अगर आप ये आंसर दे रहे हो स्ट्रेट अवे नो बोल के, या आप बोल रहे हो कि आपको इसका आंसर नहीं आता, जंप करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आप बैंड 5 और 6 में लाई कर रहे हो, आपने आंसर नहीं दिया। एग्जामिनर को ये बोलना कि आपको आंसर नहीं आता है, आपको कुछ नहीं पता, या फिर आप कोई भी आंसर ठीक से नहीं दे पा रहे हो, फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो वो नो रिस्पॉन्स में काउंट होता है। आप एग्जामिनर को ये बता रहे हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपके पास आंसर नहीं है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है इस क्वेश्चन का, तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, आपका स्कोर कभी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। शॉर्ट में आंसर देना, अगर आप पार्ट 3 में ऐसे ही शॉर्ट में आंसर दे रहे हो जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल आंसर दिखाया, राइट ये टेस्ट
आपकी स्पीकिंग स्किल्स को इवैल्यूएट कर रहा है कि आप कैसे बात करते हो एक फॉरेन लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट। तो आपको यहाँ पे जज किया जा रहा है आपकी स्पीकिंग स्किल्स में। अगर आप बहुत शॉर्ट आंसर दोगे तब भी वो आपको इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे डिटेल में। व्हाट दे डू इज, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। तो अगर आपने सरेंडर कर दिया, अपना आंसर नहीं दिया, आपके क्वेश्चंस, आपका लेवल जो है स्कोर का वो डाउन होता जाएगा। मे बी वो बैंड 4 पे चला जाए या बैंड 5 पे चला जाए। तो क्या इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्या है जो बैंड 7, 8 और 9 वाले क्वेश्चंस स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है जो 7, 8 और 9 वाले को स्टूडेंट्स करते हैं कि वो अटेम्प्ट करते हैं अपने आंसर को। वो कभी भी शॉर्ट आंसर या नो रिस्पॉन्स नहीं देते। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो हमेशा अटेम्प्ट करते हैं, राइट। जैसे कि इन द फ्यूचर डू यू थिंक दैट AI विल रिप्लेस टीचर्स? I am not too familiar with this topic of AI and its relation with the education. However, in my knowledge, I do know that AI is developing more and more, and it might be able to replace some teacher's job or task, but it will not replace the trait of empathy. So अब इस स्टूडेंट ने अपने आंसर को क्या करा है, एक्सप्लेन करा है, अटेम्प्ट करा है, ये नहीं कि कोई आंसर ही नहीं दिया। तो बैंड 5 और 6 वाला स्टूडेंट कोई आंसर नहीं देता, बट बैंड 7 एंड 9 वाला, चाहे उसे उस चीज़ के बारे में नहीं पता, फेमिलियर नहीं है वो टॉपिक से, बट फिर भी उसने अपने आंसर को फ्रेम करा। तो यहाँ पे रिमेंबर करो कि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी IQ का टेस्ट नहीं है, ये कोई वो टेस्ट नहीं है जिसमें आपसे पूछा जा रहा हो कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता है कि नहीं पता। ये आपका स्पीकिंग का टेस्ट है। अगर आपने कुछ नहीं बोला, जो भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो आप कभी भी हाई स्कोर डिजर्व नहीं करोगे। बट अगर आप आंसर को अटेम्प्ट करते हो तो आपके स्कोर को इंक्रीज होने का चांस है, राइट। चेंज करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स भी एग्जामिनर आपसे चेंज करेगा, देखेगा कि आप किस किस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो, राइट। यहाँ पे बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पूछे जाते हैं पार्ट 3 में। सो काइंड ऑफ टॉपिक आपको पूछे जाते हैं जब आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होगा या थोड़ा बहुत नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपको शाइन करना है और आपको डिजर्व करना है बैंड 7, 8 और 9, तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आंसर को। इस क्वेश्चन को देखते हैं। What skill does a person need to be a great chef? Interesting. I mean, from what I've never worked as a chef or worked in the kitchen before, but I think it takes a lot of trial and error. So for that reason, I would imagine that the person would have to be very patient, and with that patience, you need to have an inherent passion for the food that you're making. I think chefs usually specialize in one or more cuisines. So just having an understanding of the background of the spices, where it comes from, of the meat, where it comes from, if you're not passionate about that, it can probably tie you out of that invested in learning to patience, passion, and a good environment. Like access to good teachers, access to good books, access to good produce would probably help you on your craft a lot more. So नाउ व्हाट द स्टूडेंट डज, इसमें क्या करा है उसने, कैसे उसने स्ट्रक्चर करा है अपने आंसर को, क्या स्किल दिखाई है कि पर्सन की क्या स्किल होनी चाहिए टू बी अ ग्रेट शेफ। सो आंसर को अटेम्प्ट करा है, डायरेक्टली आंसर करा है क्वेश्चन को, एक्सप्लेन भी करा है, एग्जाम्पल भी, स्टोरी भी, अदर पॉइंट भी शो करा है, राइट, और न्यू पॉइंट भी दिया है, राइट। सो आपने अपने आंसर को गिव अप नहीं करना, शॉर्ट आंसर नहीं देना, नो रिस्पॉन्स नहीं करना, डायरेक्टली क्या करना है, आंसर देना, राइट। तो आप अपनी पर्सनल स्टोरी को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, डेवलप भी करो न्यू आंसर को, दूसरी साइड का एक्सप्लेन करो और न्यू पॉइंट को भी एक्सप्लेन करो, ताकि आपका बैंड 7 और 9 इंक्रीज हो पाए, राइट। सो क्या की लेसन है इस एंटायर स्पीकिंग टेस्ट का आपके लिए कि बैंड 7, 8 और 9 वाले स्टूडेंट्स, क्या उनके बीच में कॉमन होता है, कि वो क्या फील करते हैं कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, राइट। नेचुरली आपको साउंड करना है, कन्वर्सेशन करनी है, थिंग्स को ईजी तरीके में, कंफर्टेबल तरीके में, जिसके बारे में वो बात करें। वो कोई ऐसे ट्रिक्स और हैक्स का यूज़ नहीं करते जिससे ये लगे कि आप ट्राई कर रहे हो, चीट करने की कोशिश कर रहे हो टेस्ट की,
वो इंग्लिश को यूज़ करते हैं, दे ऑलरेडी हैव द एबिलिटी, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो क्लियरली कम्युनिकेट करें, नेचुरली कम्युनिकेट करें, मेमोराइज नहीं करें आंसर को, गिव अप नहीं करें, रोबोटिक साउंड नहीं करें, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो स्पीकिंग की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका स्कोर कभी भी आपको टेस्ट डे पे नहीं मिलने वाला, राइट। आप हमारी वीडियोस को भी देख सकते हो, स्पीकिंग से रिलेटेड सारे स्पीकिंग के मॉड्यूल्स वहाँ पर ऑलरेडी गिवन हैं। एक्सेस आपको बेबी कोड की ऐप में भी मिल जाएगा और यूट्यूब में भी मिल जाएगा। सो प्रैक्टिस करो। आई होप अब आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप प्रैक्टिस करोगे घर पे भी और आपके थ्रू भी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा और आपने एंजॉय किया, सी यू अगेन, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।